सभी को नमस्कार। आज के इस वेबिनार में आप सबका स्वागत है। वेबिनार हम शुरू कर रहे हैं। सभी से प्रार्थना है कि जिनके भी माइक ऑन है कृपया उसे म्यूट पर रखें। मैं सुमंत पुणतांबेकर हूं, राष्ट्रीय सेवा भारती के अपने आपदा प्रबंधन का जो टोली है उसका समन्वयक हूं और ये आज का अपना दूसरा वेबिनार है। इससे पहले वेबिनार जो था वो 13 दिसंबर में हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि पिछले साल हुआ था। वैसे अभी 1 महीना नहीं हुआ है। हर महीने में एक एक वेबिनार हम लोग करेंगे। मैं पूर्णा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आज के इस वेबिनार की शुरुआत संगठन मंत्र से करें। तुना जी। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकूतिः समानारुदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। ओम शांति शांति शांति। पिछले सेमिनार में भी आप में से कई सदस्य जुड़े होंगे। पहले वेबिनार में जैसा कि हमने निश्चित किया है कि भारत के सभी गांवों को आपदा सज्ज बनाना, ये विषय लेकर भिन्न भिन्न विषयों पर हम अपने वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। पहले वेबिनार में डॉक्टर अनिल जी गुप्ता उसमें उपस्थित थे। उन्होंने अपना पहला वेबिनार में विषय रखा था। आज के इस वेबिनार का विषय है आपदा और संगठन। आज का ये विषय जो है वेबिनार में रखने वाली है वो है हमारी दीदी आकांक्षा जी पांडे। आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी लखनऊ में, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी लखनऊ में आप सहायक प्राध्यापिका है और आपदा प्रबंधन विषय है आपका विषय है। आपको 1 दशक से अधिक वैश्विक अनुभव है जिसमें कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के विषय पर। और आकांक्षा जी आप अपना वीडियो ऑन, हाँ ठीक है। और न केवल भारत अपितु बांग्लादेश, थाईलैंड, नॉर्वे आदि देशों के संगठनों के साथ में उन्होंने आपने 1 दशक से अधिक कार्यकाल से आप जुड़ी हुई है तथा कार्य किया है। आप राष्ट्रीय सेवा भारती की आपदा प्रबंधन टीम की क्रियाशील सदस्य भी है। मैं आकांक्षा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो अपना विषय रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। और मैं राष्ट्रीय सेवा भारती की बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मौका दिया आपके साथ अपनी बात साझा करने का और आपसे सीखने का, आपके साथ मिल करके विमर्श करने का कि क्यों हमें आपदाओं को नए सिरे से डिस्कस करना चाहिए और कैसे हम आप और एक समुदाय की तरह, एक समाज की तरह से मिल करके आपदा प्रबंधन को बेहतर कर सकते हैं। पिछले वेबिनार में अनिल सर को जब आपने सुना तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये समझाने की कोशिश की कि कैसे जो आपदाओं का स्वरूप है, आपदा कोई नई चीज नहीं है। जब से इंसान है, जब से सृष्टि है, तब से हम डील करते रहे हैं विभिन्न प्रकार की आपदाओं के साथ। लेकिन आज क्यों जरूरत है कि हम इसको प्रोफेशनली डिस्कस कर रहे हैं और
कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग तबके की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या रोल, क्या क्या योगदान हो सकते हैं, उसको हम बेहतर तरीके से समझें और जानें और स्किल अपलिफ्टमेंट करें। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है मेरा, वो बस आपको स्क्रीन बिकॉज है तो बड़ा जरूरी हो जाता है कि वक्ता जितने माध्यम इस्तेमाल कर सके करे, तो आपको विजुअली हुक रखने के लिए मैं एक स्क्रीन पे कोशिश करूंगी कि एक प्रेजेंटेशन शेयर करूं मैं। जस्ट कोई कंफर्म कर दें कि दिखाई दे रहा है। जी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। जी जी। तो बहुत सारी चीजें जो अनिल सर ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, मैं उसको रिपीट ना करके आगे बढ़ना चाहूंगी, क्योंकि ये हम सब ने समझा था कि कैसे बढ़ती हुई आपदाओं का स्वरूप जो हमने न्यू मॉडर्निटी कहें या पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी से जो हम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हम देखते आ रहे हैं आपदाओं के साथ, जो शायद पहले हमारे कल्चर में, हमारे इतिहास में उस लेवल का, उस इंटेंसिटी का नहीं होता था। तो हम पिछली बार अनिल सर के साथ बात करके ये भी समझ पाए थे कि जिस तरह का विकास हमने 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के बाद से अपनाया है, ऐसा प्रतीत होता है या एक तरीके से कहें लगभग प्रूवन है, हम और आप जानते हैं कि ये आपदाएं जो अब हमें दिखाई दे रही हैं, जिस स्वरूप में अब हमारे सामने प्रकट हो रही हैं, बट बेसिकली ये विकास का बाय प्रोडक्ट है। अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए जब भारत ने एक प्रण लिया है कि 2047 तक हमें विकसित बनना है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एक व्यवहारिक अंडरस्टैंडिंग रखें कि आपदाओं की इंटेंसिटी, स्केल, तरीका, क्लाइमेट चेंज की वजह से या और भी जो भी कारण रहे हैं विकास जनित, उनकी वजह से जो बदला है, भारत को एक विकसित भारत का जो हमारा विजन है, उसकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि जितने भी तबके हैं समाज की, सरकार हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, हम और आप हो, एनजीओज हो, समुदाय हो, सबको एक साथ आना ही पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हम सब क्या कर सकते हैं कि जो आपदाओं का प्रभाव है भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के विकास पर, हमारे आपके जीवन पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, वो कम से कम पड़े और हम कोशिश करें कि 2047 में जो भारत हो वो रिजिलियंट भारत हो, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भारत हो। तो इस विषय में एक समुदाय के तौर पर हम और आप क्या कर सकते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आधे घंटे में अपनी बात खत्म कर दूं ताकि बाकी टाइम हम आपकी बातें सुने और हम एक विमर्श कर सकें इस पर। आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा मैं चाहती थी कि हम एक क्लैरिटी रखें। एक होता है एक्सीडेंट और दूसरा एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, आपदा। इन दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? क्लासरूम तो ऐसा नहीं है कि जहां मैं आपसे पूछ सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुतों को ऑलरेडी ये मालूम होगा, लेकिन भारत सरकार अपने समझ में, अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में ये मानती है, वैश्विक समुदाय भी ये मानते हैं अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में, कि वो एक्सीडेंट जिसको संभालने की जो क्षमता है, वो जिस समाज, जिस लोकेलिटी में हुआ है, वो लोकल लोग या वो अफेक्टेड लोगों के संभालने की क्षमता से जब बात बाहर निकल जाती है और उनको बाहरी मदद की, बाहरी रिसोर्सेस की मदद की जरूरत पड़ती है, उस एक्सीडेंट को हम आपदा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइक से गिर गए, साइकिल से गिर गए, घर में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो जनरली ऐसा होता है कि या हमारी कॉलोनी में कुछ हो गया, हमारे गांव में
कुछ हो गया, किसी का छज्जा गिर गया, कुछ है, तो आप जनरली हम ऐसा देखते हैं कि वो जो हमारा जो समुदाय, हमारा जो समाज है, आसपास के लोग, पास पड़ोस के लोग या घर के परिवार के ही लोग दौड़ धूप कर अपने जो संसाधन उनके पास है उससे स्थिति को संभाल लेते हैं। अस्पताल भी ले जाना पड़े तो लेके चले जाते हैं। पर इमेजिन कीजिए कि कभी कोई बस खाई में गिर जाए, तो अक्सर ये देखते हैं कि जिस समुदाय के बीच में ये घटना हुई है उसके पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं उस लेवल के एक्सीडेंट से डील करने का। क्रेन चाहिए आपको, एनडीआरएफ चाहिए आपको, या एसडीआरएफ चाहिए आपको, या ये भी हो सकता है, ये तो बात रही रेस्पॉन्स की, लेकिन रिकवरी में हो सकता है कि आपको सरकारी कॉम्पेंसेशन की जरूरत पड़े या जो बाकी के एनजीओ हैं उनकी मदद की जरूरत पड़े। उस तरह की स्थिति को हम आपदा कहते हैं। अब ये बात कि जब इतने सालों से, सदियों से, जब से मनुष्य का इतिहास रहा है, हम तब से आपदाओं के साथ डील कर रहे हैं। तो अब हम ये शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन शब्द के साथ हमको आपदा का जिक्र पहले क्यों नहीं मिलता है? तो बेसिकली फिर वही बात जो थोड़ा मैंने पहले बोला और काफी सारा अनिल सर ने अपने प्रेजेंटेशन में समझाया था कि एक जीवन शैली जो हम समझ पाते हैं अपने पुराणों को पढ़ करके या अपने इतिहास को देख करके, कि प्रकृति से डरने की एक ह्यूमन टेंडेंसी रही है और एक सीमा के बाद प्राकृतिक छेड़छाड़ ना करना। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं था कि विकास तब नहीं था, है ना। बस जिस तरह से हम विकास को अब डिफाइन करते हैं, और ये भी नहीं था कि साइंस नहीं था, बस जिस तरह से हम विकास और साइंस को अब डिफाइन करते हैं, अब समझते हैं, शायद वो समझ थोड़ी दूसरी थी, जिसमें कि कैपेसिटी शायद रही होगी हमारे पास प्रकृति को कंट्रोल करने की तब भी, लेकिन हमने चुना प्रकृति के साथ चलना। प्रकृति को एक अपने नेबरहुड को, नदियों को, पहाड़ों को, जमीन को, जंगल को, पेड़ पौधों को एक अहमियत देकर के हम चले। और कभी भी ऐसा होता था कि नदी अपने रौद्र रूप में आ गई, फ्लड्स के, बाढ़ के तरह से आ गई, या धरती अगर हिली अर्थक्वेक की तरह से, तो हम ये मानते थे कि इंसानी समाज के तौर पे हमसे जरूर कोई गलती हो रही होगी और इसको एक तरीके से हम प्रकृति का पनिशमेंट मान करके चलते थे। बट अगेन ऐसा मेरी समझ है, जितना मैं इतिहास को देख पाती हूँ आपदाओं के संबंध में, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वेस्टर्न सोसाइटी में स्टार्ट हुआ 17वीं शताब्दी के आसपास अगेन, है ना, और वो 18वीं के बाद, फिर 19वीं के बाद, फिर 20वीं में अपने पीक पर आया, है ना। तो इसमें जो न्यू साइंस आया, मैं बार बार ये शब्द न्यू साइंस और न्यू मॉडर्निटी का इस्तेमाल करूंगी, इसलिए क्योंकि मैं ये नहीं मानती और मानना भी नहीं चाहिए कि हम मॉडर्न नहीं थे या हम साइंस बेस्ड नहीं थे। हम थे, बस उसको जिस तरह से आज की डेट में जिस तरह से उस नॉलेज सिस्टम को, उस डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया है, बस वो बदल गया है। तो मैं यहाँ पर न्यू मॉडर्निटी और न्यू साइंस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। न्यू साइंस ने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया कि प्रकृति से हमें डरने की जरूरत नहीं है और हर समय इसको साथ लेकर के या इसके पीछे चलने की जरूरत नहीं है, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, ह्यूमंस गॉट द न्यू कॉन्फिडेंस कि हम कंट्रोल कर सकते हैं प्रकृति को। अब ये अलग बात है कि हमने 200 सालों के अंदर ही देख लिया, स्पेशली पिछले 50 से 70 साल के अंदर हमने बहुत क्लियरली, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों ने ये देख लिया है कि ये जो कॉन्फिडेंस था और जो सपने हमने देखे थे इस तरह की विकास पद्धति को लेकर के कि दुनिया बेहतर दुनिया होगी, समाज बेहतर समाज होगा, जीवन की जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी, शायद उसमें कहीं कोई डेंट थोड़ा लग गया है जिससे हमें डील करने की जरूरत है, अदरवाइज वो संभव नहीं है। तो इसीलिए हमने ये भी देखा कि आपदाओं का जो स्वरूप है वो बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, इस तरह से बदल रहा है कि जिसको हमने समाज में कभी महसूस नहीं किया था ऐतिहासिक तौर पर। इसी वजह से मैं भारत के कंटेक्स्ट में अगर बात करूं तो 1990 के दशक, 1990 या 95 के आसपास आते आते, स्पेशली 99 जब उड़ीसा में साइक्लोन भोला और 2001 या 2 में जब भुज का अर्थक्वेक हुआ,
उस समय, उसके बाद 2004 की सुनामी, जिस तरह के नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था को हुए, और जो जो अर्थव्यवस्था 10 साल आगे जा रही थी वो 20 साल पीछे चली गई, इस तरह का डेटा जब हमारे सामने आने लगा तो हमने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि बिना प्रबंधन का, एक ऑर्गेनाइज्ड कोऑर्डिनेटेड प्रबंधन अप्रोच के आपदाओं से डील करना मुश्किल था, और ये इसलिए जरूरी था क्योंकि विकास की जो अवधारणा और जो सपना हम लेकर के चल रहे थे वो संभव नहीं है। तो इस वजह से जो पहले हमारा अप्रोच था हिस्टोरिकली कि कोई आपदा होती थी या कोई संकट आता था तो हम उससे डील कर लेते थे, मतलब रेस्पॉन्स बेस्ड हमारा तरीका था वो, कि कभी कुछ होगा तो हम देख लेंगे। लेकिन अब जिस तरह की गवर्नेंस सिस्टम हमारा हो चुका है, सिर्फ उतने से ही काम नहीं चलना था, जरूरी था कि आपदा के आने का इंतजार करके उससे निपटने की व्यवस्था पर ही केंद्रित करने से बहुत बेहतरीन जो बात हो सकती है वो ये है कि इसका रिस्क असेसमेंट, हैजार्ड एनालिसिस, प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग ली जाए कि क्यों होता है, क्या क्या कारक है जो इसको बनाते हैं, और उन कारकों पर काम किया जाए पहले से ही, ताकि वो कारक कभी आपदा में बदले ही ना। उसी तरह से आपदा होने के बाद जब हम लोगों को बचाव कार्य कर लेते हैं, रिस्पॉन्स को हम कर लेते हैं, वो बहुत दूर तक जाता है असर। और भारत ने ये बहुत अच्छी तरह से देख लिया है कि साइक्लोन बोला, साइक्लोन आया आधे घंटे, एक घंटे, एक दिन का है ना, और भले और 10,000 लोगों की जो मौत हुई, ये असर बहुत दूर तक जाता है। जो परिवार बिखरते हैं उनका एक, अगर हम माइक्रो लेवल पर देखें तो असर तो जो है सो है, लेकिन मैक्रो लेवल पर ये देश के विकास को भी पीछे करता है, प्रोडक्टिविटी को डाउन करता है। तो इसीलिए ना सिर्फ रिस्पांस बल्कि किसी आपदा के होने के बाद रिकवरी का जो फेज होता है, जो 6 महीने से लेकर के कभी कभी 10 साल तक भी लग जाता है, या ये डिपेंड करता है कि कौन सा देश कितना मजबूत है, कि आदमी की जो जीवन है, जो नुकसान हुआ उसको वापस और बेहतर सिचुएशन में लाया जा सके, उसकी नौकरी, उसका खाना पीना, उसकी जमीन, खेती बाड़ी, कमाने का जरिया, है ना, उन सब चीजों को वापस लाया जा सके, सिर्फ जिंदगी बचा करके छोड़ ना दें हम, है ना। उसके बाद प्रिपेयर्डनेस है कि हम अपनी तैयारी रखें। अगर बाढ़ आने वाली, हमें मालूम है कि हमारे एरिया से नदी होकर गुजरती है, और कभी कभी नदियों का स्वरूप है, बाढ़ कोई नेगेटिव चीज नहीं है। देखिए, बाढ़ एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन हम इस तरह से अब डर गए और होपलेस हो गए कि हम इसको नेगेटिव चीज की तरह देखते हैं। बाढ़ आने से हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता था, बाढ़ आने से जो आसपास के एरियाज है वो फर्टाइल होते थे, बाढ़ के आने से नदियां अपना गाद साफ करती थी और चैनल क्लियर होता था, है ना। ये सारी चीजें थी। लेकिन खैर, जो भी हमारा मैनेजमेंट व्यवस्था है बाढ़ को या समझने की व्यवस्था जो हमारी है, जनरली हमने देखा है कि बहुत नेगेटिव टर्म हो गया है। जो एक प्राकृतिक क्या बोलेंगे इसको, एक इवेंट था, वो आपदा बन गया है। खैर, तो ये मैंने कोशिश की आपको ये बताने में कि क्यों हम मैनेजमेंट अप्रोच की बात कर रहे हैं, क्यों जरूरी है कि सिर्फ रिस्पॉन्स के बजाय हम लंबे और एक बड़े लेवल पर हम आपदा को समझने की कोशिश करें, जिसमें कि सिर्फ रिस्पॉन्स और रेस्क्यू ही नहीं बल्कि रिकवरी है, प्रिपेयर्डनेस है और मिटिगेशन भी है, कि आपदा हो ही ना, और अगर हो तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाए। अब हम आते हैं बात पर हमारे और आपके। हम क्या कर सकते हैं और हम क्यों जरूरी हैं, हमारा कोई रोल है क्या? क्योंकि अब तो, पहले तो नहीं था, लेकिन 2005 के बाद से हम सुनते हैं कि केंद्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, हमारे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनडीएमए है, और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर्स 10 पॉइंट एजेंडा आपदा प्रबंधन पे प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया है दुनिया को 10 पॉइंट्स का। तो ये सब बातें हो रही है, तो ये तो सरकार बहुत काम कर ही रही है। फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारे हाथ में तो
कुछ नहीं है, ना हमारे पास एनडीआरएफ की तरह से इक्विपमेंट्स हैं, ना ही कोई पावर है। तो यहाँ मैं कुछ बातों पर जोर दूंगी। पहली बात कि आपदा किसी दूसरे ग्रह पर नहीं होती है, ये हमारे आपके बीच में होती है, हमारे आप जैसे लोगों के साथ ही होती है। और जब भी हम कहीं भी आपदा से प्रभावित होते हैं तो पुलिस आए, फायर ब्रिगेड आए, तहसीलदार आए या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए, एसडीआरएफ आए, किसी के भी आने से पहले, किसी के भी आने में आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटे का वक्त लगता है। सबसे पहले तो हम ही होते हैं, राइट। और किसी भी आपदा के होने के तुरंत बाद का जो 1 घंटे 2 घंटे का समय होता है उसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं। किसी को बहुत चोट लग गई, अगर हम उसको सही समय पे सीपीआर दें, फर्स्ट एड दें, तो बहुत सारी जान जीवन हम बचा सकते हैं। वो एक बात है। दूसरी बात ये कि कहां पर मान लीजिए कहीं भूकंप आया है या कहीं पर साइक्लोन है, या मान लीजिए कहीं ऐसा नहीं है कि प्रकृति जनित आपदाओं पर ही बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मानव जनित, प्योरली मानव जनित जो आपदाएं हैं, जैसे कि दंगा फसाद हो गया या युद्ध की स्थिति हो गई, आग हो गया, और बहुत सारी चीजें है ना, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया या कोई बस एक्सीडेंट हो गया। तो ये सब सिचुएशन में जो लोकल नॉलेज है उस एरिया की, वो किसी से भी बेहतर उस जिस समाज में वो घटना होती है उस समाज के लोगों को मालूम होता है। तो वो उनके पास भले ही क्रेन नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, लेकिन उनके पास लोकल नॉलेज है, सिचुएशन बेहतर है। तो वो भी एक रिसोर्स है, बड़ा रिसोर्स है, बहुत मजबूत रिसोर्स है। उसके अलावा आपस में हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है ना, अपने लोग हैं, तो वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम और पावर के साथ काम करते हैं जब हमको लगता है कि हमारे अपने ही लोग अफेक्टेड हैं। सोशल इक्विटी मतलब किसी मदद की ज्यादा जरूरत है, कौन से घर है जो कमजोर है, कहाँ पर स्पेशली एबल कोई रहता है, कोई आंखों से देख नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, पैरों से चल नहीं सकता, या बच्चे कौन है, किसके हैं, किधर गए, क्योंकि ये सारी जानकारी लोकल कम्युनिटी को ही होती है ना, जहां पर भी इस तरह की घटना होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम और आप इंगेज होते हैं और एक पावर और रिसोर्स की तरह से आते हैं आपदा प्रबंधन में, तो वो हमेशा के लिए होता है, वो पावर कोई हमसे ले नहीं सकता है। तो ये लॉन्ग रन में सस्टेनेबल है। कोई संस्था आप बनाएंगे उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे आपकी हमारे परिवार के हाथ में या हमारे जहन में जो स्किल आ गया, जो नॉलेज आ गया, वो हमेशा के लिए रहेगा। इससे एक और फायदा ये होगा कि जो आपदाओं से डील करने में जो प्रेशर होता है अर्थव्यवस्था पर, वो काफी कम हो जाएगा। आप एक समुदाय का सोच रहे हैं, आप इसी तरह से सोचें कि बड़े लेवल पे अगर सभी समुदाय इसी तरह से इक्विप्ड हो जाए और बेसिक गोल्डन आवर को भी अगर संभाल लेते हैं, तो भी कितना बड़ा जो खर्चा है हर तरीके का, मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है एक्सटर्नल, वो वो काफी हद तक कम हो जाएगा, और वो रिफ्लेक्ट करेगा इन लॉन्ग रन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजास्टर। तो ये कारण है, ये कुछ कारण हैं, बाकी आप मुझे बाद में बता सकते हैं कि क्या क्या हमारे फायदे हैं और क्यों हमें जाना ही चाहिए अपने आप को मजबूत करने के लिए और अपने रोल को समझने के लिए आपदा प्रबंधन। ये तो हमने बात किया कि समुदाय के लेवल पर हम कैसे, हमारा क्या रोल है, लेकिन समुदाय तो हमसे बनता है ना, एक एक आदमी से बनता है, हम सब जितने लोग हैं सबसे बनता है, हमारे परिवार के हर मेंबर और फिर कई परिवार, और इस तरह से बनता है। तो सबसे पहले तो हमें जो जिम्मेदारी है वो इंडिविजुअली समझनी है, समझनी भी है और करनी भी है। आमतौर पर
जितना मेरा 2009 से मैं काम कर रही हूँ आपदा प्रबंधन में एज अ प्रोफेशनल, उसके पहले तो भी देखते रहे हैं, समझते रहे हैं। एक समस्या बड़ी ये है कि हम अपने घरों में किसी आपदा के बारे में बात नहीं करते। शिव शिव शिव, कैसी गंदी बात है, कैसी खराब बात है। हमारे घर में हम कभी बात नहीं करते कि अगर सिलेंडर में आग लग जाए तो मम्मी तुम्हें क्या करना है, या आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को क्या करना है। प्रेस रोज करते हैं हम कपड़े, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाए या किसी को कोई प्रेस से चिपक जाए, सम काइंड ऑफ मिसहैप, तो क्या करना है। हम इस तरह की बात को भी नहीं करना चाहते। सांप काट ले तो क्या करना, हमको लगता है कैसी खराब बात हो रही है, ये ऐसा लगता है जैसे कि बात करने से चीज हो जाएगी, है ना। जबकि कई बार ऐसा होता है कि बात करने से चीज अगर हो तो उससे डील करने की क्षमता डेवलप होती है। पर जिस भी कारण से हर समाज का अपना एक कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है। शायद हमारा ट्रेडिशन उस तरह का रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि हम ऑलरेडी बहुत डर बहुत है हमारे मन में किसी आपदा या किसी एक्सीडेंट को लेके, हम उसको डिस्कस भी नहीं करना चाहते, हमारा ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। खैर, लेकिन अब हमें करना पड़ेगा। तो मानिए कि मैं हूं, तो मैं कैसे शुरू कर सकती हूँ अपना योगदान आपदा प्रबंधन में, विकसित भारत में, आपदा मुक्त भारत में। सबसे पहले तो मैं अपने घर से शुरू करूंगी। एक एग्जाम्पल, मेरे घर में, मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेरा बेटा जब क्रॉलिंग करने लग गया, तो ये नेचुरल मेरे अंदर रिएक्शन आया कि जो सोफे हैं या फर्नीचर है, उनका जो एजेस हैं, उनके कॉर्नर्स हैं, वो शार्प हैं या राउंड हैं, है ना। ये नेचुरली एज अ मदर मेरा नजर जाने लगा। फिर उसी तरह से घर में हमने डेकोरेटरी आइटम्स हटा दिए, कांच की चीजें रखनी छोड़ दी, है ना। ये क्यों किया? क्योंकि एक इंटरनल सेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट था कि ये चीजें रिस्क हो सकती हैं। सिक्के रखने बंद कर दिए, है ना। आप लोग भी करते होंगे, मटर है, चना है, और अगर कोई बच्चा क्रॉलिंग करने वाला है या 3 साल 5 साल का बच्चा है, तो एकदम से दिमाग अलर्ट रहता है कि नहीं नहीं नहीं, है ना, उसके सामने हम मटर नहीं छील सकते, उसके सामने हम चना और मूंगफली नहीं रख सकते, है ना। और कई बार आप देखते होंगे ये सब चीजें, खैर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर किया, बाकी बहुत सारी चीजें उसी तरह से। जब बच्चे हैं, है ना, तो हम ये देखते हैं कि जो छत है, छत के चारों तरफ बैरिकेड या मुंडेर बोलते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में उसको, मुंडेर बनाया है कि नहीं। तो जब तक बच्चे नहीं रहते तब तक मुंडेर नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन जिस दिन बच्चे आए उस दिन हम मुंडेर भी बनाते हैं कि कहीं खेलते खेलते छत से नीचे ना गिरते, है ना। सीढ़ियों के साइड में रेलिंग बनाते हैं। ये सब हमारा क्यों होता है? रिस्क असेसमेंट पे होता है। रिस्क असेसमेंट या तो आप अपनी नजर से चीजें देखें, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरों का देख करके, या ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई हैं कि अच्छा किसी का आपने सुना था कि कोई फला फला रेलिंग नहीं था तो सीढ़ी से गिर गया, है ना। वो सब भी चीजें हमें असेसमेंट में हेल्प करती हैं। और उसी तरह से बिजली के खंभे जो है, तार कहाँ पर गिरा हुआ है, या आंधी तूफान आता है तो खंभा कहाँ का गिर जाता है, हम उसके आसपास अपने गाय भैंस नहीं छोड़ते हैं, है ना। ये बेसिक चीजें हैं जो हम ध्यान देते हैं। गड्ढा अगर हो गया है बहुत, तो बाइक हमारा आते जाते गली में गिरता है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए हम पत्थर मिट्टी डाल के उसको भर दें। ये कुछ मुझे जो एग्जांपल्स याद आ रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो घर के लेवल से ये स्टार्ट होता है ना। हमें करना चाहिए। आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जब ये वेबिनार के बाद आप एक बार अपने घर को, अपने कमरे को, है ना, हर तरीके से देखें। ना सिर्फ चोरी और डकैती के लिहाज से उसको सेफगार्ड करें, बल्कि फायर के लिहाज से, बल्कि अर्थक्वेक के लिहाज से, है ना। और जो आपकी कॉलोनी के बाहर का, गली के बाहर का जो रास्ता है, उसको वाटर लॉगिंग के हिसाब से और पर्यावरण के भी हिसाब से, क्या पेड़ लगाए हमने, है ना, कौन से पेड़ लगाए, फूल वाले लगाए या कोई छायादार पेड़ लगाए, और कूड़ा हम कैसे फेंकते हैं, साफ सफाई किस तरह से रखते हैं, इन चीजों को एक बार हम एसेस करें और ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं अपने लेवल पर इसको मिटिगेट करने के लिए। उसके अलावा
एक और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अर्ली वार्निंग एक तरीके का मैजिकल शॉट है आज के जमाने में आपदा प्रबंधन से निपटने का। क्योंकि अर्ली वार्निंग हमारे पास आई मीन एक्यूरेट अर्ली वार्निंग नहीं रहा है जिस तरह अभी के लिए पहले था। पहले तो आप बहुत सारे फोक सॉन्ग्स होते थे है ना तब, लेकिन तब पहले वो प्रेडिक्ट करना भी आसान था क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो था वो 50 साल पे हो रहा है, 60 साल पे हो रहा है, 30 साल पे हो रहा है, 100 साल पे हो रहा है। तो एक समाज की अंडरस्टैंडिंग होती थी कि अच्छा इस साल सूखा पड़ेगा, इस साल तूफान आएगा, या ये अगले महीने तूफान आएगा, इस टाइप का मैं एक बात कह रही हूँ आपसे, है ना। वो थे, लेकिन अभी वो अंडरस्टैंडिंग भी ना ऊपर नीचे हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जिस तरह से नेचर बदला है, वही तो हमने पिछली बार अनिल सर से भी बात कि जिस तरह से नेचर बदला है, प्रेडिक्शन बहुत डिफिकल्ट हो गया है और हमारा समाज बहुत न्यू साइंस पर अलाइंड हो गया है, निर्भर हो गया है। तो अभी हमको अर्ली वार्निंग भी न्यू साइंस का दिया हुआ समझना पड़ेगा। उसके लिए भारत सरकार ने जी तोड़ कोशिश की है कि हम ऐसा किस तरह का अर्ली वार्निंग निकालें, क्योंकि आईएमडी है, जैसे हमारा जो मौसम विभाग है वो हमेशा से ही करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने इस बात को समझा है कि कैसे जो आपदा की जो पहले से हमें वार्निंग अगर मिल जाए तो उससे आधे से ज्यादा का हम जो सिरदर्द है वो खत्म कर सकते हैं। उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर किसी भाई या बहन के पास हो तो प्लीज चैट बॉक्स में सचेत ऐप जो है भारत सरकार का, उसका लिंक डाल दें। ये ऐप बड़ी मेहनत से सरकार ने डेवलप किया है, 2018 के बाद से कई लेवल पर टीम लगी है, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आईएमडी से या ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट से ना आए, डायरेक्ट आपके फोन में हो। और वो एजेंसीज जो जनरेटिंग एजेंसीज है अर्ली वार्निंग की, वो डायरेक्टली इस ऐप में अपलोड करते हैं और आप तक तुरंत आ जाए, है ना। तो इसको नजरअंदाज ना करें। ये मैं काफी समय से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, पिछले 1 साल से मैं कर रही हूँ, मेरा परिवार कर रहा है, मेरे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। और यकीन मानिए ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, ऑलमोस्ट मोस्ट 100% एक्यूरेट इसलिए नहीं है बिकॉज अभी भी जितनी मशीनें हमको इंस्टॉल करने की जरूरत है हर वार्ड में, हर कस्बे में, वो हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर भी ये ऑलमोस्ट आप समझ के चलिए 99% एक्यूरेट है। बिजली गिरने की प्रेडिक्शन हो या मौसम खराब होने की प्रेडिक्शन हो, आंधी तूफान का, बहुत ये मैंने मतलब मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको मैं बता रही हूँ और रेकमेंड कर रही हूँ। तो इस ऐप को आप गूगल ऐप से डाउनलोड कर ले, सेफ है और रिलायंट है, बहुत रिलायंट है। और इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, हम और आप, है ना। हमने अर्ली वार्निंग पे काम कर लिया, हमने रिस्क असेसमेंट पे काम कर लिया। कुछ चीजें हैं जो हम जापान जैसे देशों से देख करके, आप में से अगर कोई जापान गया है या मान लीजिए कि कोई डैनिश कंट्री में गया है, डेनमार्क हो गया या ये हो गया, स्वीडन वगैरह हो गए, नॉर्वे वगैरह हो गए, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सरकारें ही करती हैं। लोग अपनी जिम्मेदारियों, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जापान में देखेंगे कि सबके घर में फर्स्ट एड किट है। हमारे घर में, हम सबके घर में रहती है और इतना तो हम करते हैं जनरली। मैंने जितना मैं अपनी ऑब्जर्वेंट हूँ अपनी सोसाइटी को लेकर के, उसके साथ साथ सीपीआर देखिए एक बहुत जीवन रक्षक एक हमारा स्किल है ना। सीपीआर भी हमें सीख लेना चाहिए। यूट्यूब है और आपके आसपास कोई ना कोई रेड क्रॉस का वॉलंटियर हो या सेवा भारती के ही काफी वॉलंटियर्स होंगे। नहीं है तो आप डिमांड कीजिए, वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो सीपीआर की ट्रेनिंग आप लेकर के रखें, है ना। उसी तरह से एक खूबसूरत बात जापान में ये भी हमने देखी है कि जब भी अर्थक्वेक का सायरन बजता है तो हर कोई अपने घर में एक प्लास्टिक में जो उसका आइडेंटिटी कार्ड होगा, जैसे हमारे यहाँ मान लो आधार कार्ड है या राशन कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड और कुछ काजू बादाम, है ना, और एक टॉर्च, ये 3 चीज ना वो उनका रखने का प्रैक्टिस है जापान में। हर घर में रखने का प्रैक्टिस। और रखते कहाँ है, जो मेन डोर है जहां से निकलते हैं उसके पास रखते हैं कि सायरन बजे आप मेन डोर से निकले और वो प्लास्टिक को हाथ में लेते हुए बाहर भागे। तो उससे आपके मैनेजमेंट जो
मतलब ईश्वर ना करे, लेकिन अगर कभी चीजें बहुत खराब हो जाती है, जैसे भुज में हो गई, जैसे भोला साइक्लोन में हो गई, जैसे सुनामी में हो गई, तो आइडेंटिटी को लेकर के सरकारी सेवाओं को लेकर के जो स्मूथनेस होती है वो होता है। प्लस आप इमीडिएटली है ना, वो एक जो लैंडस्केप बन जाता है पोस्ट डिजास्टर भूखे नंगे लोगों का, वो नहीं होगा। हम मदद आने तक 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे सर्वाइवल कर सकते हैं, खा सकते हैं, है ना, काजू बादाम पे हम सर्वाइव कर सकते हैं। या मुरमुरे है, लाई होता है, महाराष्ट्र में उसको मुरमुरे बोलते हैं, यूपी में लाई बोलते हैं, चूड़ा बोलते हैं, है ना। ये बेसिक चीजें जिसको जो अवेलेबल हो, ये चीजों का एक छोटा सा हमें स्टॉक रखना चाहिए। अभी फनी लगता है, लेकिन जिस दिन किसी के काम आ जाता है उसको मालूम है कि इसकी क्या उपयोगिता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम कर सकते हैं, जिससे कि हम जो सरकार पर जो प्रेशर है या जो एक्सटर्नल एजेंसीज पर जो प्रेशर, उसको कम कर सकते हैं और अपना भी जीवन काफी आसान बना सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि वाटर कंजर्वेशन, सोलर पावर का इस्तेमाल, पौधों का वृक्षारोपण, छायादार पौधों का, कोशिश करके कि हम कम से कम जो कार्बन एमिशन है, कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। रीयूज की प्रैक्टिस जो भारत के मिडिल क्लास में हमने अक्सर देखा है, बाद में बहुत मजाक उड़ाया लोगों ने इसका। जो कंपनीज हैं, जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए मैंने बचपन में देखा है कि च्यवनप्राश का डिब्बा खाली हो गया तो मम्मी उसमें चाय पत्ती भर देती थी, है ना। और अभी हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा ये मानते हैं, खराब चीज मानते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको थोड़ा पावर्टी काइंड ऑफ थिंग मानते हैं और उसको डिमोटिवेट करते हैं। टी शर्ट पुरानी हो गई, उसका पोछा लगाए, इसको बहुत एक सीरियल आता था मेरे ख्याल से कोई सारा भाई करके, उसमें मजाक उड़ाते थे इस बात का, है ना। और आज की डेट में हम देखते हैं कि ये चीज दुनिया अब कर रही है ना। रीयूज जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो आपका जो कार्बन एमिशन है, आपके जो कार्बन फुटप्रिंट्स है, उसको कंट्रोल करता है ये, है ना। उसी तरह से आप कहीं आ रहे हैं या कोई भी आप अपने समुदाय में कोई एनजीओ के थ्रू या कहीं पर भी कोई प्रोग्राम अगर आप अरेंज कर रहे हैं, तो उसमें प्लास्टिक के बोतल में पानी देने की बजाय कहीं पानी भर के रख दीजिए, या अपना खुद का बोतल लेकर के जाइए। जैसे हम अपना कलम, अपना झोला लेकर के जाते हैं, अपना जूता, अपना पैंट लेकर के जाते हैं, उस तरह से हम अपना पानी का बोतल भी लेकर के हमारे लिए रामदास जी, हाँ ठीक है। सो राइट, तो ये चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। उसके अलावा जो डेवलपमेंट प्लानिंग है हमारे वार्ड लेवल पे, हमारे गांव लेवल पर, उसमें हम एक्टिव पार्टिसिपेशन लें। हम जाकर अपने ग्राम प्रधान को पूछें या अपने मेयर को पूछें कि क्योंकि आज की डेट में मैं आपको बता रही हूँ कि आपदा प्रबंधन प्लान जब से 2005 का लागू हुआ है, ये मैंडेटरी हो गया है सभी, ना सिर्फ राज्य और जिला के लिए, लेकिन बल्कि गांव लेवल पर आपदा प्रबंधन प्लान मैंडेटरी हो गया है। तो अगर आपके यहाँ आपदा प्रबंधन प्लान बना हुआ है पेपर पर या आपकी जानकारी में, तो उसमें और एक्टिव प्लान करें, डेवलपमेंट प्लानिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। वार्ड लेवल की जो मीटिंग होती है उसको अब आउटडेटेड या बेकार मानकर छोड़ ना दे, या उम्मीद ना छोड़ दे कि ये तो 4 लोगों का है, इसमें हम जाके क्या ही कर लेंगे, लोग नाराज हो जाएंगे। नो, गेट इन्वॉल्व एंड डू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, बिकॉज फ्रॉम देयर इट इज दैट वी चेंज द एंटायर लैंडस्केप। क्विकली कमिंग बैक टू हम कम्युनिटी लेवल पर क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप ग्राम और वार्ड लेवल का जो डेवलपमेंट प्लानिंग है उसमें पार्टिसिपेट करें। उसी तरह से आपदा प्रबंधन की जो कमेटी का बनना मैंडेटरी है। जैसे स्कूल में है ना, ये जो हमारा प्राइमरी स्कूल होता है उसमें एक कमेटी होती है जिसमें शिक्षक और जो बच्चे का जो गार्जियन है उन लोग का सबका मिला के, ग्राम प्रधान का मिला के कमेटी होता है। उसी तरह से आपदा प्रबंधन की जो कमेटी बनना और वो कमेटी का प्लान बनाना है ना, ये मैंडेटरी है। तो अगर आप खुलकर जाइए अपने ग्राम प्रधान से पूछिए, नहीं है अगर तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में भी जो एडीएम फाइनेंस होगा, जो वित्त विभाग देखता होगा डिस्ट्रिक्ट का, वो उसके अंडर में, मुझे महाराष्ट्र का अच्छी तरह से मालूम है कि हर जिले में आपका एडीएम फाइनेंस के अंदर में, जो कि डीएम के कंट्रोल में आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक आपदा विशेषज्ञ बैठता है।
है ना। आप उनको चिट्ठी लिखिए, उनको लेटर लिखिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए, वो कर देंगे, वो करना चाहते हैं। कई बार उनको शायद रिसोर्सेज की कमी या डिमांड की कमी या कई जगहों पर चीजें बनी हुई है, लोगों को पता नहीं है, थोड़ा घपलेबाजी करके बना दिया है कि ऑन पेपर कर दिया है लेकिन है नहीं। तो उसमें आप अपनी भागीदारी, अकाउंटेबिलिटी को आप पूछने लगेंगे तो लोग अकाउंटेबल भी होने लग जाएंगे। वैसे ही जो ये इंश्योर करें कि आपदा प्रबंधन प्लान हो और इंक्लूसिव हो। अगर उसमें महिलाओं, बच्चों और आपके गांव का कोई डिसेबल, स्पेशली एबल्ड, अगर कोई स्पेशली चैलेंज्ड कोई व्यक्ति अगर है, उसका इंक्लूजन, उसके रेस्क्यू, उसके रेस्पॉन्स का, या उसको जब कुछ हो जाए उसको सब लोग भागेंगे तो उसको, उसके साथ उसका गार्डियन कौन होगा, इस तरह के जो प्रोविजन उनकी सुनिश्चितता कीजिए। ये हो रहा है, ये दुनिया के सारे देश करके, बहुत सारे कंट्रीज है जिनके हम एग्जाम्पल देते रहते हैं, वो देखो वो देखो, वो इसलिए है बिकॉज वो कम्युनिटी ने वो जिम्मेदारी ली है ना। और ट्रस्ट में आज के टाइम पे सपोर्टिंग एजेंसीज बहुत सारी है, तो ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सपोर्ट चाहिए और मिल नहीं रहा है। उसी तरह से कम्युनिटी लेवल का मॉक ड्रिल, हमको लगता है मॉक ड्रिल सिर्फ सरकार का काम है। या हम मॉक ड्रिल क्यों करेंगे, क्योंकि कई बार कल्चरली, सांस्कृतिक तौर पर हमारी आदत नहीं, जैसे हमने बात डिस्कस किया ना कि किसी आपदा के बारे में हम डिस्कस नहीं करते, वो डिस्कस करने से अपशगुन होता है, ऐसा कई जगहों पे मानना है। तो मॉक ड्रिल बहुत दूर की बात हो जाती है। बट हमें मालूम है कि अभी का जैसा समाज हो गया है, जैसे जिस तरह से चीजें हो रही हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं, और उसके लिए सरकार ने आपको ऑलरेडी व्यवस्था दी है, बस आपको अपना भी हाथ लगाना है ना। तो चाहे मीडिया हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे हम और आप हो, कॉलोनी का कोई सोसाइटी हो, हम सब कम्युनिटी है और हम सबका रोल है इसमें। हमारे कम्युनिटी में, हमारे कॉलोनी में, हमारे सोसाइटी में क्या रिसोर्स अवेलेबल है, उसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है ना। बिल्डिंग में देखिए कि फायर एक्सटिंग्विशर लगा है तो किस टाइप का लगा है, एबीसी का लगा है या CO2 का लगा है, या है ना, मतलब पाउडर भरा है कि CO2 भरा है कि पानी भरा है कि बालू भरा है, देखिए, है ना। उसको देखिए कि उसका पिन कैसे निकालना है, उसको टारगेट कैसे करना है, बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, सोसाइटीज को पता होनी चाहिए, है ना। अपने जो अधिकार है उसके बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई आपदा हुई तो उसमें हमारे कॉम्पेंसेशन के क्या है, प्रॉपर गाइडलाइंस होती है सरकार की कि आपका बर्तन बहा तो इतना पैसा, छत गिरा तो इतना पैसा, कच्चा मकान का इतना, पक्का, नो दैट, जानकारी होनी चाहिए। अपने अधिकार की ही नहीं, अपने ड्यूटी की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है ना। हम क्यों हाथ बांध कर बैठ गए, जबकि ये हमसे और आपसे ही जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। सो ये कुछ चीजें हैं जो मैं कहूंगी कि कम्युनिटी लेवल पे हमें करना चाहिए। समय कम है, मैं ऑलरेडी 8:45 हो गया है, मैं कोशिश करके जल्दी से बस 5 मिनट में खत्म करती हूँ। कुछ चीजें हैं, जैसे इतनी बातें अगर आप में से किसी को लग रहा है कि ये विदेशों में तो हो सकता है लेकिन हमारे देश में नहीं होता, तो आपके सूचना के लिए उड़ीसा सबने सुना होगा, बहुत पॉपुलर हो चुका है अब, कि बहुत दूर की बात नहीं है। अभी 1999 का जो साइक्लोन आया था, है ना, रातों रात 10,000 लोग मर गए और कितने घायल हुए, कितनों के घर चले गए, कितनों का जो इनकम का सोर्स था, जीवन को ठीक करने का सोर्स था, वो खराब हो गया, कितने अनाथ हुए, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उड़ीसा की इकोनॉमी पे क्या गया, वो सब बातें अभी बहुत पुरानी नहीं है। और वही उड़ीसा जिसमें कि काला हांडी, विदेशों में आप जाइए या कहीं पे भी तो, है ना, जिस तरह की तस्वीरें आती थी उस उड़ीसा की, वही उड़ीसा आज है कि अम्फान आ रहा है, तमाम तरह के जो भी साइक्लोन्स आ रहे हैं, है ना, और 0 कैजुअलिटीज हो रही है। कैसे हुआ? आपको लगता है कि उड़ीसा की जो पॉपुलेशन है सरकार के बस का अकेले है? नहीं है, मतलब कि लोगों ने कुछ तो भी समझा है, लोगों ने कुछ तो भी नया किया है ना। तो ये आपके देश में हो रहा है और लगातार हो रहा है, हर साल साइक्लोन्स आते हैं और हम उड़ीसा का केस देख रहे हैं। अगर किसी ने बाय मिस्टेक नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बस आप अपने फोन पर गूगल करें और आपको दिखेगा। फिर केरल का फ्लड जो अभी 2018-19 में हम सबने देखा था, बहुत ही हृदय विदारक टाइप के विजुअल्स थे उसके। उसमें हमने सक्सेसफुल योगदान देखा है कम्युनिटी लेड रेस्पॉन्स का, मिटिगेशन का। स्पेशली उन्होंने कुटुंबश्री जो इनकी योजना है,
कभी आपको समय मिले तो आप इसको गूगल कीजिएगा, अभी बहुत वक्त नहीं है कि मैं इसके बारे में बताऊं। कुटुंबश्री में उन्होंने कैसे इनकॉर्पोरेट कर दिया आपदा प्रबंधन को, और जो महिलाएं जो स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो थे, है ना, उसमें किस तरह से इंटीग्रेट किया कम्युनिटी के रोल को डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कोरोना के टाइम पे, केरल के फ्लड के टाइम पे, वायनाड के जो लैंडस्लाइड थे उस टाइम पे, वो मिरेकलस है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कोस्टल कम्युनिटीज है उसमें कुछ एनजीओज हैं, जैसे ऑक्सफैम है, सीड्स है ना, बहुत सारी, ये तो बस मैंने ऐसे ही नाम लिया है ना। उनका जो अवेयरनेस, अर्ली वार्निंग, मैनग्रोव का जो रिस्टोरेशन है उसमें योगदान बहुत वंडरफुल रहा है, उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है हमको। गुजरात का अर्थक्वेक के बाद से जो रिकवरी का फेज था, है ना, उसमें लोग आगे आए, उन्होंने सीखा कि अब हम कैसे घर बना सकते हैं कि वो अर्थक्वेक रिजिलियंट हो और उससे हमारे ऊपर बर्डन भी कम पड़े, और वो लोकली अवेलेबल टेक्नोलॉजी हो, लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज के थ्रू हो। उस तरह के भी हमने कई सारे एग्जांपल्स गुजरात में भी देखे हैं, बहुत सक्सेसफुल केसेस देखे हैं। तो उसके अलावा और बहुत सारे होंगे, आइडियाज होंगे जो आपके पास हैं, बेहतर होगा कि मैं आपसे डायरेक्टली सुनूं। ये सारे एग्जांपल्स मैंने दिए जानबूझकर, ताकि आपको बार बार वही जापान का और अमेरिका का और यहाँ वहां का ना देखना पड़े, ऐसी बात नहीं है, हमने करके दिखाया है, और बहुत ही कम समय में करके दिखाया है, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ करके दिखाया है ना। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल इफ वी टेक आवर ओन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी डू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ रोल्स दैट वी हैव। So with this, I would like to close, और आप मुझे अपने थॉट्स बताएं, आप क्या सोचते हैं, आप मेरी तरफ से ये मोनोलॉग खत्म होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी।